मॉर्निंग बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण का पार्ट 2। हमने अभी तक पढ़ा कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो समाजीकरण एक शिक्षण प्रक्रिया है, एक लर्निंग प्रोसेस है जो सारी जिंदगी चलती है। फिर हमने इसकी विशेषताओं को और इसकी परिभाषाओं को समझा और प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, किन माध्यमों से होता है, उसको समझने का प्रयास किया। आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के चरण कौन से हैं। हमने कल भी बात की थी। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड की या समाजशास्त्री टैलगट पार्सन्स की, तो इन्होंने जो है कुछ चरण बताए हैं कि जो समाजीकरण होता है या लर्निंग प्रोसेस होती है वो जीवन के किन चरणों में होती है। आपको ध्यान होगा, आपने अपनी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो आश्रम व्यवस्था है हिंदू दर्शन में या भारतीय समाज में, वो जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचार्य, संन्यास, वानप्रस्थ, ये जो व्यवस्था है, इसी की तरह ही सोशलाइजेशन के एक चरण भी है। हम जब सोशलाइजेशन के यानी समाजीकरण के चरणों की बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिस तरह से जीवन काल उन 4 आश्रमों में बटा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी आयु के कुछ जो वर्ष हैं, इंसान की आयु के कुछ वर्ष, वो हर चरण में बटे हुए हैं। कैसे, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पार्सन्स ने समाजीकरण की समाज मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के 4 स्तरों की चर्चा की जो मनुष्य के संज्ञानात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष यानी उसका जो मेंटल मैपिंग है, उसका जो मानसिक विकास है, उसको जो है ये चारों चरण जो है किस तरह से उसकी मेंटल मैपिंग होती है, उसका संज्ञानात्मक मानसिक विकास होता है, उसकी बात करता है यहाँ पर। तो साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड की चर्चा की जाती है और यहाँ हम पार्सन्स को की चर्चा करते हैं कि पार्सन्स ने समाजीकरण की समाज मनोवैज्ञानिक, सोशियो और साइकोलॉजिकल स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है ओरल स्टेज यानी मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था उस चरण को बताती है जब शिशु जन्म लेता है और इस विश्व के संपर्क में आता है। माँ के गर्भ से निकलकर जब वो बाहर आता है और इस प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आता है, तब जो स्टेज प्रारंभ होती है वो मौखिक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपनी प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताओं के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, उसको सोना होता है, वो जागता है, वो गीला हो जाता है ना। तो कोई भी उसकी जो आवश्यकता होती है उसके लिए वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है। एक तो नवजात है, उसने अभी बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, तो वो अपनी हर अभिव्यक्ति रोकर और हंस कर देता है। यानी वो अपने तनाव और संतोष यानी खुशी को और तनाव दोनों को जो है, दोनों की अनुभूतियां मुंह के हाव भाव से व्यक्त करता है। आपने देखा होगा जब वो गीला हो जाता है, सुसु पॉटी करता है, तब वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि गीला हो जाता है ना। उसको भूख लगती है तो वो गीला तो वो रोना शुरू कर देता है। वो जब हंसता है, खुश होता है, तब किलकारियां मार के हंसता है। तो हर कुछ वो अपने मुंह के हाव भाव से अभिव्यक्त करता है। अतः पार्सन्स इस स्थिति को मौखिक निर्भरता, ओरल डिपेंडेंसी स्टेज कहते हैं, जो कि समाजीकरण का बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज है। इस चरण में जो मदर है वो शिशु के समाजीकरण में लीडिंग रोल प्ले करती है, नेतृत्वकारी भूमिका निभाती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल माँ का होता है इस स्टेज में। क्यों? क्योंकि माँ ही बच्चे के टच में रहती है, उसकी सारी आवश्यकताएं, उसका सोना, खाना, पीना, वो सब उसको पूरा करती है और वो माँ का स्पर्श पहचानता है। तो माँ का जो रोल होता है वो ओरल स्टेज में या ओरल डिपेंडेंसी स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। माँ उसकी हर प्रकार की आवश्यकता को पहचानती है, समझती है ना। और ये चरण जो है, ये जो इस ओरल स्टेज है, ये 1 वर्ष की अवधि तक रहता है, जन्म से
1 वर्ष की अवधि तक। तो इस स्टेज में बच्चा अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, अपनी सारी नीड्स को, अपनी सारी भावनाओं को ओरल तरीके से, मौखिक तरीके से बताता है। नेक्स्ट स्टेज कहलाती है शौच अवस्था, एनल स्टेज। आप जब किसी स्टेज को भी यहाँ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बचपन को, अपनी एज को, या अपने सामने जो दूसरे बच्चे हैं उनको बढ़ता हुआ देखते हैं, आप उनको इमेजिन करिए, तो आपको ये सारे स्टेजेस समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। एनल स्टेज यानी शौच अवस्था। यह अवस्था वास्तविक रूप में समाजीकरण की उस प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है जिसमें अन्य सामाजिक इकाइयां अभिकरण के रूप में सक्रिय हो जाती हैं। मतलब जो पहली स्टेज थी वहां केवल माँ इंपॉर्टेंट थी, बच्चा सिर्फ माँ का स्पर्श पहचानता था, क्योंकि रोने पे, हंसने पे, गीला होने पर माँ उसको स्पर्श करती है, माँ का स्पर्श वो पहचानता है। लेकिन सबसे क्लोज रिलेशन उसका वहां माँ से होता है पहले स्टेज में। लेकिन जो ये सेकंड अवस्था आती है, इस अवस्था में जो अन्य सामाजिक इकाइयां यानी परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी उसके टच में आना शुरू हो जाते हैं। ये चरण सामान्यतः 1 वर्ष से 4 या 5 वर्ष की आयु तक रहता है। इस अवस्था के अंतर्गत शिशु को निकटतम सांस्कृतिक परिवेश से परिचित कराया जाता है, उसे शौच संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग, शौच प्रशिक्षण, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के पक्ष उसको सिखाए जाते हैं। ये करो, ये मत करो, ये गंदा होता है, नीचे गिरी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए, है ना, हाथ धोना चाहिए, हाथ गंदे हो तो, कपड़े गंदे मत करो, मिट्टी में मत खोलो, ये सारी चीजें उसको इस अवस्था में सिखाना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए पार्सन्स माँ के व्यवहार को इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप की संज्ञा देते हैं इस चरण में। वहां ओरल डिपेंडेंसी का चरण कहा था उन्होंने, क्योंकि वो माँ पर मौखिक रूप से पूर्णतः निर्भर था। यहाँ वो जब उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देती है, सही गलत करना नहीं करना, डूज डोंट सिखाती है, तब पार्सन्स कहते हैं कि यहाँ माँ का व्यवहार इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप का हो जाता है, यानी साधक नेतृत्व का हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह अपने प्राथमिक बंधुओं से, जैसे पिता, भाई, बहन इत्यादि से आंशिक रूप से परिचित हो जाता है और उनके साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। आपने देखा उसको बोलना आ जाता है, वो इन सब के साथ खेलता है, इन सबको बोलता है, पुकारता है, इनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है। तो सेकंड स्टेज है एनल स्टेज। तीसरी अवस्था है ऑडिबल स्टेज। ये अवस्था सामान्यतः 4 वर्ष से 13 वर्ष तक चलती है। 4 से 6 वर्ष तक की आयु की अवधि को पार्सन्स ने, जो बिल्कुल 4 से 13 चलती है, जो स्टार्टिंग के फेज है 4 to 6 ईयर, उसको पार्सन्स ने ऑडिबल संकट की संज्ञा दी, ऑडिबल क्राइसिस या ऑडिबल संकट की संज्ञा दी। और उसके बाद की जो अवधि है, यानी 6 के बाद 6 से 13 तक की, 6 तक ये दी और 7 से 13 तक की जो अवधि हुई वो लेटेंसी यानी गुप्त अवस्था कहलाती है। ऑडिबल संकट की स्थिति में शिशु को यौनिक चेतना से अवगत कराया जाता है। यौनिक चेतना मतलब लैंगिक पहचान, लड़का लड़की का अंतर। गुप्त अवस्था में शिशु यौन आकर्षण का सहज अनुभव करता है। तो 4 से 6 जो प्रारंभिक अवस्था है ऑडिबल संकट की, वहां पर वो अपने जेंडर को पहचानना सीखता है, क्या लड़का और लड़की है, क्या अंतर है। और उससे आगे का जो फेज है 7 से 13 वर्ष का, जिसको अभी गुप्त अवस्था कहा, उसमें वो एक यौन आकर्षण का सहज ही अनुभव करता है, यानी लड़की है तो लड़के के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति। इस अवस्था में पार्सन्स ने फ्राइड के ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा की चर्चा की। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत लड़का जो है वो अपनी मां के प्रति आकर्षित होता है और इस चेतना में मां के आकर्षण के साथ पिता के प्रति उसमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में, गुप्त अवस्था में, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चों में विकसित हो जाता है, जिसके कारण बेटा अपनी मां के प्रति और बेटी अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है। और वो बेटा जो है मां के प्रति आकर्षित होता है और पिता से ईर्ष्या डेवलप कर लेता है। पुत्री जो है पिता के प्रति आकर्षण पैदा करती है और मां से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देती है। तो
बेटे का माँ के प्रति आकर्षण ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की का पिता के प्रति आकर्षण उसके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। तो ये जो ऑडिपल स्टेज है, ये इसमें जेंडर जो आइडेंटिटी है वो विकसित होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था। ये अवस्था प्रायः 13 से 19 या 20 वर्ष की आयु तक रहती है। वे न केवल तनाव का अनुभव करता है, अपितु तनाव के समायोजन के लिए भी ऐसे प्रयास करता है जो व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास में सहायक होते हैं। भूमिका संघर्ष और पारिवारिक दायित्वों से संबंधित मतभिन्नता यानी जो विचार भिन्नता है, इस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया में अनेक सांस्कृतिक अंतर्विरोध उत्पन्न करती है। अगर इस स्टेज को देखें तो ये इस अवस्था में 13 से जो 19-20 साल की आयु होती है, इसमें सबसे ज्यादा मनुष्य तनाव का अनुभव करता है, क्योंकि आप देखिए वो फिजिकली भी उसमें चेंजेस आते हैं और मेंटल लेवल में भी चेंजेस आते हैं। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों जो है विकास तेजी से हो रहा होता है और उसमें चेंजेस आते हैं, बहुत जबरदस्त चेंजेस आते हैं उसके शरीर की बनावट में, उसके मस्तिष्क में। तो यहाँ पर वो अपने बाहर के वातावरण से, भौगोलिक वातावरण से, भौतिक वातावरण से भी समायोजन का प्रयास करना होता है उसको, और अपने अंदर के व्यक्तित्व से भी उसको समायोजन का प्रयास करना होता है। तो भूमिका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। सही और गलत जो उसने सीखा है उसमें से चयन करने का कि किस भूमिका का उसे निर्वाह करना है, इसको लेकर उसके मन में संघर्ष और द्वंद्व चलने लगता है। परिवार के प्रति जो दायित्व है उससे उसमें मतभिन्नता विकसित हो जाती है, तो वो उसको लेकर भी अंतर्विरोध का सामना करता है, द्वंद्व का सामना कर रहा होता है। पार्सन्स के अनुसार किशोर अवस्था जो है वो समाजीकरण की सबसे संवेदनशील अवस्था है। सबसे क्रिटिकल स्टेज जो है मानव जीवन की वो है किशोर अवस्था, एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें निम्नलिखित पक्ष उसके सामने उभर कर आ रहे होते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया, उसकी जो जैविकीय संरचना है, उसकी जो बॉडी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके शरीर में अनेक बदलाव हो रहे होते हैं जो तनाव की स्थितियों को उत्पन्न करता है। लड़कियों में आपने देखा होगा कि लड़कियों में या लड़कों में अंगों का उभार होना शुरू हो जाता है, लड़कियों को पीरियड्स की होना शुरू हो जाते हैं ना, इस तरह से। और उनकी आवाज़ पिच चेंज हो जाता है, लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आना शुरू हो जाता है। ये जो शारीरिक बदलाव होते हैं ये भी उनके जीवन में तनाव की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। ये अवस्था यौनिक आकर्षण की भी अवस्था है, अतः सांस्कृतिक प्रतिमानों का आंतरिकरण इस चरण में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। सांस्कृतिक प्रतिमान यानी जो आपके वैल्यूज है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनका इंटरनलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे उसके जीवन में ये सारी चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही है। उसी तरह का व्यक्तित्व वो अपने जीवन में बनकर आएगा। इसलिए इस स्टेज को क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली अवस्था माना जाता है किशोर अवस्था को, क्योंकि कहते हैं कि इस स्टेज में अगर बच्चे ने कुछ अच्छा सीखा तो वो अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो गलत संगत में पड़ गया तो वो उसका जो भविष्य है वो गर्त में जा सकता है। तो ये स्टेज जो है उसके भविष्य को निर्धारित करने में, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में कि वो किस तरह की पर्सनालिटी बनकर उभरेगा, काफी हद तक मायने रखता है। पार्सन्स का मत है कि ये चारों अवस्थाएं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज और एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, ये चारों अवस्थाएं जो है वो प्राथमिक समाजीकरण का भाग है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्योंकि जो बेसिक पर्सनालिटी है या मूल व्यक्तित्व जो बच्चे का बनकर आता है उसमें ये चारों स्टेज सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जो सब 20 साल के बाद ये जो शुरू होता है, 18 या 20 साल के बाद, जिसको आप युवा अवस्था कहते हैं,
और जो 35 वर्ष तक लगभग चलती है। तो ये जो अवस्था है, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, ये इन 4 अवस्थाओं के बाद ये बाकी की अवस्थाएं भी आती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन की स्टेजेस हैं। जब आप स्कूल कॉलेज से निकल के अपने जीवन की स्कूल कॉलेज के साथ साथ अपने प्रोफेशनल जो है डिग्री ले रहे होते हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं, आप उसके बाद विवाह की ओर जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था, फिर आपके परिवार बनाते हैं, फिर उन सबको पार करके आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, वृद्ध अवस्था में जाते हैं, जहाँ शारीरिक और मानसिक जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण होने लगती हैं। तो ये सारी अवस्थाएं भी हैं, लेकिन ये सब द्वितीयक समाजीकरण से संबंधित हैं। युवावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया अनेक सांस्कृतिक संकटों का अनुभव करती है। अंतः पीढ़ी तनाव, नवीन परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं के कारण व्यवहार संबंधी जटिलताएं आती हैं, नए उत्तरदायित्व आते हैं। इस अवस्था में होने वाले समाजीकरण में भूमिका संघर्षों को भी और व्यापकता मिल जाती है भाई, क्योंकि विवाह की भी आयु है, जॉब की भी आयु है, तो इस समय में 2 पीढ़ियों के मध्य तनाव और संघर्ष होता है। वहाँ उसे भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है, नई जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय आ जाता है, जॉब या व्यवसाय भी करना है और शादी भी करनी है, नई नई जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर तनाव को और ज़्यादा व्यापक कर देती हैं। तो जो प्रारंभिक 4 स्टेज है हमने यहाँ उसकी चर्चा की, जो कि प्राथमिक समाजीकरण से जुड़ी हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाजीकरण शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का स्व सामाजिक स्व में बदलता है, यानी उसका जो सेल्फ है वो सोशल सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक व्यक्ति जो था वो सेल्फ होता है, अपने में सेंटर्ड होता है जन्म के समय, और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वो सोशल सेल्फ बनता है, इसीलिए आप उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।